सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल असद निज़ामी, हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारे जूनियर तजियाकार अली आफ्ताब सईद। दोनों काफ़ी अफसरदा हैं आज सेट पे, तो आई थिंक काफ़ी इस वक्त जो माहौल है सेट का वो ऐसा ही है कि जिस तरह पिछले 2 दिन से जिस तरह का पूरे अफसुर्दा मुल्क में चल बिल्कुल रहा है। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। हम सिर्फ ड्रेन्ड हैं। उसकी वजह ये है कि सुबह 4-4, 5-5 बजे तक इलेक्शंस के रिजल्ट देखने, फिर सारा दिन जो है उस पे लाइव हम ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि रिकॉर्ड बीट हो गया कि लॉन्गेस्ट टाइम टेकन टू नहीं, वो तो पिछली दफा भी 3 दिन लगे थे। Okay. अच्छा, अभी तक जितने चैनल्स हैं उन सब पे गैर सरकारी और गैर हतमी रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको पहला सरकारी और हतमी रिजल्ट देने जा रहा हूँ। पहला इलेक्शंस का सर, इलेक्शंस का पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और इसामुल हक 8 वोट मिले हैं उनको, और मेजर जनरल असगर नवाज को 7 वोट मिले हैं। इसामुल हक 1 वोट से जीत गए हैं, सरकारी और हतमी। वाह सर, इससे बड़ा इलेक्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, नहीं तो let's just get back to exactly what we wanted to talk about. बड़ा ही ऑब्वियसली 2 दिन गुजर चुके हैं, तीसरा दिन आ गया अब। अपेरेंटली कोई इश्यूज हैं जो कि बैक एंड पे सॉल्व नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस नहीं कर पा रहे कि जी ओवरऑल क्या टोटल रिजल्ट है। तो असद प्लीज जरा हमें थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें कि आपकी नॉलेज में बैक एंड पे कोई इश्यूज नहीं है एज सच। इस वक्त मसले मसाइल ये हैं कि इलेक्शन बहुत बड़ा हुआ है। टर्नआउट जो था वो जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा था। मैनेज नहीं हो सका। 42 नहीं, सब मैनेज हो गए। जो इलेक्शन है उसकी, अच्छा मैं ज़रा आना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि इलेक्शन तो हो गया, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इलेक्शन हो गया। तो वो जो सारे तमाम लोग जो शर्तें लगाए बैठे थे अपने दोस्तों से कि इलेक्शन नहीं होगा और डिले हो जाएगा, और जो जीते हैं इन शर्तों को, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी पैसे एक्सचेंज हुए। उसके साथ साथ ये इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी थे। अब उसके अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ये है कि इस वक्त गैर हतमी नताइज वो तो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो उनकी कुल तादाद 101 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ 70-75 सीटों पे बैठी हुई है, और पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ 58 सीटों पे 60 सीटों पे बैठी हुई है। MQM कुछ 14-15 सीटों पे बैठी हुई है। सो इस सारे बोर्ड पे बग़ैर इत्तेहाद के कोई भी पार्टी जो है वो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती नेशनल असेंबली की। ये बड़ा ही संजीदा मसला है। मेरे ख्याल में इस वक्त टॉप टियर मसला जो है मुल्क के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बन नहीं रही। पीपल्स पार्टी की हद तक जो उनका मौक़िफ़ आया है, मैं सारों को बताता हूँ, वो ये आया है कि जब तक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, मैं 2 दफ़ा इंडिपेंडेंट कहूँगा कि ये इंडिपेंडेंट है, जिनकी तादाद बताई जा रही है 11 से 12 से 13, ये जब तक इनका पीपल्स पार्टी की हद तक को फैसला नहीं होता तो वो सियासी इत्तेहाद नून लीग से नहीं करना चाहते। ये पहले इनका फैसला करेंगे। अगर आप PTI की हद तक आ जाएँ तो वो तो बिल्कुल ही एक और जोन में चले गए हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो तकरीबन 100-150 नशिस्तों पे हम जो हैं हम इलेक्शन जीते हैं, और हम तो वैसे ही अक्सरियत में हैं, और हम तो वैसे ही नेशनल असेंबली बना सकते हैं। हालांकि ऑब्वियसली मैंने कहा 101 उनकी सीटें हैं, तो ये कितनी को सच बात है वो 170 वो ज़ाहिर मिला इन उन हलकों को रहे हैं जहाँ पे वो उनको शिकस्त पाई, उनको वो चैलेंज कर रहे हैं। उसके अलावा MQM बहुत रेलेवेंट हो गई है इन इलेक्शंस के अंदर। MQM ने पहले तो ये कहा कि जब नून लीग ने कहा कि जी हमसे आके बैठ के मुज़ाकरात करें और कोई मुआहदा हम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसा करें आप आ जाएँ। अब लेकिन ये पता चला कि MQM राज़ी होगी, और MQM जो है उनकी एक मीटिंग जो है वो मुतवक्की है। उसके साथ साथ जो एक मियां नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब की मीटिंग थी वो मुलतवी हो गई आज की रात, और वो नहीं हो पाई मीटिंग। इसके अंदर हम बाद में मज़ीद डिटेल में जाएंगे। और जमात इस्लामी जो है वो इस तरह से रेलेवेंट होगी, उन्होंने बहुत बड़ा मुजाहरा किया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी MQM कराची से एक भी सीट नहीं जीती, या तो इंडिपेंडेंट जीते हैं या फिर हम जीते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन अभी ये तमाम जो रेलेवेंट सियासी पार्टीज़ हैं उनकी हद तक है। इस वक्त गवर्नमेंट किस किस्म की बननी जा रही है, वो सिर्फ ही कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। PDM 2.0 के नारे लगना शुरू हो गए हैं। अगर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM मिल गए तो फिर वही होगा। उसके मसाइल हमने देखे हैं माजी के अंदर, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये मसले जो हैं अभी तक ये तय नहीं हो पा रहे।
बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं जिस तरह से आपने जिक्र किया ना MQM वाला, तो मैं चैनल पे टिकर्स देख रहा था तो वो उसकी ग्रामर ठीक होने वाली है। वो जो है ना कि MQM आज आने लगी है, आज में तो आधा घंटा भी नहीं रह गया खत्म होने में, कल पे डालेगा। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ वो बिल्कुल ठीक है, PMLN और PPP के तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक आज़ाद फैसला नहीं कर लेते, क्योंकि PMLN भी पोच करने की कोशिश कर रही है उनको, पीपल पार्टी भी करने की कोशिश कर रही है। दो ने तो मैंने उनके देखे हैं वीडियो बयानात, PMLN ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, लेकिन जाहिर है 2 के बाद भी 8 या 9 रहते हैं। तो वो जाहिर है सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उस हिसाब से फिर निगोशिएशन होगी ना। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कल जब मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की विनिंग स्पीच तो वो विनिंग स्पीच में जो है मुझे लगा, ये हम तीनों पार्टीज के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन किस वक्त क्या चाह रहा है। बिल्कुल, हमने मुकम्मल जायजा लेना है, अहाता कर लेना हमने सिचुएशन का। अच्छा, मुझे ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब को कहना ये चाहिए था, मतलब ये कि जी वो उनकी ज़्यादा सीटें हैं तो एक दफ़ा वो ट्राई करके देख लें अगर उनसे हुकूमत बनती है आज़ाद से, और अगर उनसे नहीं बनेगी तो फिर हम बना लेंगे। अच्छा, वो इस कॉन्फिडेंस से आना क्यों चाहिए था? क्योंकि उनके जो चेयरमैन हैं आज़ाद के PTI वाले, वो तो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते। तो जब आप किसी के साथ बैठेंगे ही नहीं तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? जैसे आपने कहा कि नंबर तो पूरा ही नहीं है, तो जब उनसे नहीं बननी थी तो फिर इवेंचुअली तो इन्होंने नहीं बनानी थी। तो लेकिन होता ये कि जी हमने तो कहा था आप हैं तो करके देख लें एक दफ़ा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है ना, वो मतलब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जी बहुत इस वक्त ज़बरदस्त पोजीशन में है, कॉलिंग शॉट्स उनके पास हैं, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है। अच्छा, वो तो है, लेकिन साथ में एक मसला भी है। वो ये है कि सिंध तो वो ले गए, और सिंध पिछली दफ़ा भी उनके पास था। अच्छा, सिंध के डायनामिक्स हैं, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, जैसे भी है, हमें लगता है कि अगले भी दफ़ा जब इलेक्शन होंगे, चाहे वो 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, वो सिंध तो पीपल्स पार्टी ले जाएगी। अच्छा, पीछे रह जाता है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की जमात रहना है या पंजाब में पेनिट्रेशन करनी है। अच्छा, पिछली दफ़ा से पंजाब में उनको ज़्यादा सीटें 10 सीटें मिली। बिल्कुल। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना है कि क्या हम एक अपनी पार्टी हैं जिनके अपने फैसले होते हैं, या हम PMLN की B टीम है। क्योंकि अगर हम PMLN की B टीम है तो फिर जब वोट की दफ़ा बारी आएगी तो लोग PMLN को ही डाल देंगे, वो पीपल्स पार्टी को क्यों डालेंगे? तो ये अगर उन्होंने जो फैसला करना है, इसमें अब फिर ये भी बात है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बन नहीं सकती। ये भी नहीं कर सकते कि कहें कि जी दोबारा इलेक्शन ही करवा लो, मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत किस में होती है ये कहने की कि दोबारा इलेक्शन करवा लो। लेकिन फिर इसमें क्या है, वो ये चीज़ कर सकते हैं, अगेन वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन क्या ये कर सकते हैं कि वो PMLN को कहें कि हम आपका साथ देते हैं, आपको जितने बंदे चाहिए हमारी पार्टी आपके साथ है, लेकिन गैर मशरूत अनकंडीशनल हमें एक भी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, ताकि कल को जब मईशत का मलबा गिरे तो ये कह सके कि जी हमने तो नंबर पूरा किया था हुकूमत के लिए, हमने तो। यानी कि आप जो पिछली PDM थी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी एक हद तक छुप के बैठी हुई थी, सिर्फ वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था और सारे जो हार्ड पंचेस थे वो नून लीग ने खाए। आप कह रहे हैं कि उसी किस्म की चीज़ के अंदर फिर से चला, लेकिन मजीद शिद्दत से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने पिछली दफ़ा भी बहुत पंचेस खाए हैं, क्योंकि बहरहाल फॉरेन मिनिस्ट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और इसके अलावा भी जरूर कई और चीज़ें थी, SAPM भी शायद उनके लगे हुए थे बीच में। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि या तो वो कहें कि जी हम अनकंडीशनल, हम कुछ इसमें से मिनिस्ट्री क्या SAPM क्या हम कुछ लेते ही नहीं। ठीक है, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपोज करें, अपोज करते हैं तो फिर वो बड़ी बात है कि अगर PTI भी नहीं मिलती तो हंगर हो जाएगा ना, तो पार्लियामेंट। अच्छा, इसमें जो आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमें जिक्र करना पड़ेगा एक दास्तान जो एक बाप और बेटे की, और आपने जो मौक़िफ़ अभी पेश किया है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है। देखें, तमाम इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो तहरीक इंसाफ की तरफ था, और ज़रदारी साहब तो ज़्यादातर चुप रहे। अब लेकिन ये बात लग रही है कि देखें, आज की जो मीटिंग थी वो मुलतवी होने की मेरे नज़दीक एक वजह ये बहुत बड़ी बनती है कि शायद इनका आपस में पार्टी के अंदर भी अभी तक ये तय नहीं पाई बात कि जी हम नून लीग के साथ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखें, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वजह से नहीं है कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 सूबों में बहुत रेलिवेंट है, बलूचिस्तान समेत, वो नेशनल सिनेरियो के अंदर बहुत रेलिवेंट है, वो सारी बात अपनी जगह। वो इस वक्त एक यूनिक पोजीशन में है कि अगर वो सुकून कर लें, जो आप कह रहे हैं कि वो रहें भी और बाहर भी रहें, बल्कि बिल्कुल कहें जी हमने रहना ही नहीं इसके अंदर और हम एक जॉइंट ऑपोजिशन करना चाहते हैं या हम दूर रहना चाहते हैं इस वक्त सारी चीज़ें, नो कोalition, ये जो
मुस्तकबिल है पीपल्स पार्टी का, पंजाब की हद तक भी, सिंध की हद तक तो आपने जैसे कह दिया वो आने वाले कई सालों में हुकूमत बनाएंगे, वो बहुत बेहतर इस वजह से रहेगा कि क्योंकि आने वाले दिनों में जितना गंद फेस करना पड़ेगा जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अभी जो प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो नारा लग रहा है, वाई वुड एनीबडी वांट टू बी पीएम राइट नाउ, इस किस्म की कोलिशन के अंदर जो कि बहुत ही लूज और बहुत ही मुश्किलात का सामना करने वाली कोलिशन होगी, उसके अंदर क्यों करना चाहेगी? तो इस वक्त अगर वो ना कर लेते हैं, अब ये कोई सियासी कानूनी पार्लिमानी माहिरीन से ये पूछने वाली बात है, क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल है। जैसे मैंने शो के शुरू में कहा कि फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी किसी से मिलने से हट जाती है और पीटीआई किसी से मिलने से हट जाती है, तो नून लीग के दोनों हाथ निकले हुए, कोई तो हमसे मिल ले, और अगर कोई नहीं मिलेगा तो हुकूमत कैसे बनेगी? नहीं, वो फिर हुकूमत नहीं बनेगी, फिर तो इलेक्शन ही दोबारा होगा। इलेक्शन दोबारा होगा। लेकिन अगर उससे भी बचने का एक तरीका है, वो बचने का तरीका ये है कि पीएमएलएन, मतलब सूबों की हद तक तो कोई मसला नहीं ना, सबके सूबे हो गए, सब ठीक सूबे है, बंट गए। बात है नेशनल की। सो उसमें पीएमएलएन के साथ ज्वाइन करे एमक्यूएम, जेयूआईएफ, और उसके बाद उनको तकरीबन कोई 25-30 आजाद तोड़ के दे दिए जाएं। 25-30 है नहीं ना, लेकिन सर अगेन बात ये है कि तोड़े, मतलब फिर भी बात है जिस तरह इलेक्शन हो सकता है वो सब कुछ हो सकता सर मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर तो 25-30 इंडिपेंडेंट तोड़ने हैं ना इस मुल्क में, वो एक बंदा कर सकता है, और वो आसिफ अली ज़रदारी है, वो मियां नवाज शरीफ नहीं है। सर मैं तो एक और चीज भी सोच रहा हूँ ना, बात ये है कि अगर कैदी नंबर 804 से बात की जाए कि 25-30 रिलीज कर दो, तुम्हारे पे तो कोई नाम नहीं आएगा, ठीक है कि तुम्हारे इंटैक्ट हैं और तुमने तो नहीं ज्वाइन की ना, ये हुकूमत चल जाएगी, सारा मलबा देखे ना। बात ये है कि गैस आपको पता है कितनी महंगी होने वाली है, 15 तारीख, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ अब प्राइवेटाइजेशन खसारे वाली कंपनीज की नहीं करनी है, आपने ब्लू चिप कंपनीज की भी करनी है, आईएमएफ में जाना है, आपने आईएमएफ में जाना। अच्छा 2 साल वही वाली बात, ये जो आगे काफी मुश्किलात का सामना वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। ब्रेक से पहले अली कुछ शेयर कर रहे थे अपना ओपिनियन कि इस वक्त पीएमएलएन को क्या करना चाहिए, तो सॉरी आई कट यू ऑफ बिफोर, प्लीज गो अहेड। हाँ, सो मसला ये है कि ये जो इस वक्त आगे जाके जितनी हमारे पे मुश्किलात आने वाली हैं ना, सो ये जो आज़ाद पीटीआई की जो मुआवनत से जीते हैं, ये चाहे 101 हैं, चाहे 90 हैं, चाहे 70 हैं, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है। अभी तो इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आज से 2 साल बाद इनकी यूटिलिटी बन सकती है। उसकी वजह यह है कि 2 साल के बाद जो भी हुकूमत इस वक्त बनेगी वो अनपॉपुलर हो चुकी होगी। 2 साल बाद शायद पाकिस्तान के लैंडस्केप में कुछ तब्दीली आए। जब वो आएगी तो अभी इस वक्त रियासत सिर्फ एक नज़र से देख रही है, फिर शायद एंगल बदल जाए। जब एंगल बदलेगा तो फिर इन 70 की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हम माजी में देख चुके हैं और इलेक्शन भी दोबारा हो सकते हैं। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ का तो इसका तो एक हल निकाल लिया मेरे ख्याल से, एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जिसका अली हेड होए, चेयर होए, और इन सारी पार्टी लीडर्स के साथ बैठ के ना आप इन सबको बताएं कि जी व्हाट्स बेस्ट, व्हाट सूट्स देम ऑल। ये तो आइडियल है ना। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए कि चले ठीक है, सारे के सारे जो है लेट्स ऑल जो आगे होने लगे हालात सब ब्लेम ले लेते हैं उसका मिलके, बस आई थिंक यही हल है। हाँ बिल्कुल। अभी तो देखिए ना ब्लेम वाली बात जो है वो तो कोई भी नहीं लेना चाह रहा, सिर्फ ब्लेम मेरे ख्याल में जाता है एक इदारे के ऊपर, तो वो इलेक्शन कमीशन पे एक हद तक जाता है। उस बात पे आते हैं। आपने जो बात की पीटीआई की हद तक, देखिए उनके लिए एक सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पैदा हो गया वो ये है कि उन्होंने अपनी सिक्योर करनी है रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स। इस वक्त जो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको एक फिगर दे देते हैं, हम अगर 100 हैं तो उसमें 10 माइनस कर देते हैं 90। सो ये 90 लोग जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाके बैठना है। अब पीटीआई के बैनर के ऊपर ये बैठ नहीं सकते, वो मामला जो है वो अब इस वक्त डिसाइडेड नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के हद तक अभी महदूद है कि पीटीआई वापस में जा सकते हैं नहीं जा सकते। लेकिन अलबत्ता कोई भी और सियासी पार्टी जो कि एक नशिस्त जो है, एक सीट जो है नेशनल लेवल पे और सूबाई लेवल पे ले, ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके बाद पीटीआई के लिए ऑप्शंस क्या खुल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिजर्व सीटें और माइनॉरिटी सीटें सिक्योर करनी है। उनके बगैर नंबर उनका सिर्फ ये रह जाएगा, उनके साथ इनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा अपना ख्याल है कि वो जो 130 और 135 और 140 का नारा लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं, और ऑफ कोर्स जो हल्के वो खुलवाने लगे हैं।
बैरिस्टर गौहर साहब जो थे अर्लियर हम ट्रांसमिशन में थे, तो उन्होंने एक कहा कि जी हम एक नहीं शायद दो में चले जाएं, यानी कि 50-50 करके दो पार्टियों में हम शामिल हो जाएं। अब पार्टियां इतनी है नहीं नेशनल लेवल के ऊपर, केपी में तो इनका हो जाएगा, और केपी में दूसरा मसला मैं उस पर आता हूँ, बट नेशनल में अगर तो वो जाते हैं फ़र्ज़ करें PMLZ में, जो अलग पार्टी में जहाज अलग की जो पार्टी है, तो वो तो एक मतलब जिस भी पार्टी में जाएंगे वो एक सिंबॉलिक जेस्चर भी हो किसके पास नहीं है, और ज़ाहिर है उस पार्टी का एक जो सीट जीता हुआ है MNA की, वो कुछ मांगेगा आपसे और कोई बड़ी चीज़ मांगेगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर आपको स्पेस दे रहा है। सो वहाँ पे PTI को जाना पड़ेगा। इस वक्त अगर PTI के जो मेन लीडर्स हैं वो इस मौजू पर डिस्कशन नहीं कर रहे और वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, बहुत गलत स्टेप है। उसके अलावा केपी में अगर वो करते हैं वहाँ इतना मसला नहीं है, वहाँ पे वो किसी पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में उनका तकरीबन मुआहदा हो गया है, जहाँ पे वो केपी में जाके एक पार्टी में सेटल हो जाएंगे, वहाँ पे वो एक बाकायदा हुकूमत बनाएंगे जिसके अंदर चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो भी डालेंगे, और अली अमीन गंडापुर साहब का नाम बहुत बज रहा है इसके लिए। केपी में तो ना भी हो, उनको ना भी मिले रिजर्व सीटें, वो तो फिर भी इतने ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ वापस आ जाए केपी में, क्योंकि पार्लियामानी लीडर उनका होगा तो वहाँ टेंशन नहीं है, वहाँ पर जब PTI बहाल होगी तो वापस जा सकते हैं। नेशनल असेंबली के अंदर अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो माजी में हुआ था, उसके बाद अगर वो किसी एक और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। इससे दो बातें जो हैं वो जन्म लेती हैं। नंबर 1 कि आपको एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल गई रिजर्व सीटों की हद तक, माइनॉरिटी की हद तक, और आपको इंतखाबी निशान भी मिल गया और आपको इंतखाबी पार्टी मिल गई रादर। दूसरा, जो आपके लोग हैं वो अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और पार्टी में। सो अगर तो PTI ने, जो आपकी बात से अगर मैं बरक्स बात करूं कि अगर तो PTI ने रिटेन करने हैं ये 90 के 90 लोग, तो उनको फ़ौरन से पेशतर किसी ना किसी सियासी पार्टी जिसके सिर्फ एक हो उसके साथ मिलना पड़ेगा। ये भी बात छिड़ गई है, मैं आपको 2-3 घंटे पहले की खबर बता रहा हूँ कि MQM भी एक ऑप्शन है वो। लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखने वाली है, अगेन मुझे तो पता नहीं है, वो पता ही करना पड़ेगा कि जब जो रिजर्व सीटों वाला मसला है, इसकी लिस्ट तो आपने इलेक्शन से पहले देनी होती है, तो अब अगर ये किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसने तो लिस्ट ही नहीं दी होगी 10 बंदों की। ये अब सबसे बड़ा मसला आपने छेड़ दिया। जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, या इनकी जो पार्टी का जो सिंबल है, नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट में काफी देर बाद तो वही रिजल्ट नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो दिस इज फार मोर लाइक, ठीक है प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर नहीं, ये प्रोसेस नहीं है कि वो बात कर रहे हैं कि आया उनको जो रिजर्व सीटें वगैरह मिली हुई हैं, तो आप दोबारा तो कर सकते हो ना फाइल। नहीं, शायद दोबारा अगर एक पार्टी से मुंसलिक हो गए और उनको जितनी रिजर्व सीटें उनकी थी उनको मिल गई, तो फिर आप अपनी तो नहीं फील्ड कर सकते ना फिर से। बिल्कुल। दूसरी और जो छोटी पार्टी है उसने कभी भी 30 बंदों के नाम नहीं दिए होंगे, उनको तो पता है कि हमने 30 सीटें थोड़ी जीतनी है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखें, ये तो होगा। अब ये जो ट्राइब्यूनल्स में जाने वाला काम है, ये जो हल्के खुलवाने वाला काम है, ये लंबा है, ये परसों थोड़ी इसका कोई फैसला है। मैं इससे थोड़ा सा करता हूँ डिसएग्री, अगर आप प्लीज मैं चाह रहा हूँ कि इस बात पे आप आ जाए। बिल्कुल ठीक है। जो हल्का खुलिंग हो रही है ना उसके ऊपर आए, और मैं इस तरह नहीं बात करूंगा जिस तरह बाकी ट्रांसमिशंस में है कि 134, 150, 150 ये वो। मैं तरतीब के हल्के आपको बताता हूँ जिनसे मुझे इशू है। बिल्कुल ठीक है। 127, 28, 29, 30 लाहौर, पूरा तकरीबन लाहौर मैंने गिन ली। 129 जो है वो इस वजह से मुतनाज़ नहीं है क्योंकि वहाँ पे मियां अज़हर साहब जो हैं वो जीते हैं वहाँ से, हमाद अज़हर साहब के जो हैं, और हाफिज़ नुमान को उन्होंने शिकस्त दी है, तो यहाँ से तो PTI का क्लियर हो गया। 127 इस वजह से क्लियर हो गया, ये कंफर्म ये क्लियर होगी, खत्म हो गया, इसके ऊपर तो कोई इशू नहीं। 127 खुलेगा क्योंकि शरीर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। बिलावल साहब ने कहा मैं रात को सोया, मैं सुबह उठा, मेरे वोट जो थे वो 15,000 पे रह गए, अता तारा जीत गया, खोकर साहब हार गए वहाँ से, मुतनाज़े। 129 मैं सॉरी आगे काट रहा हूँ, सिर्फ 127 पे रुक जाएं। अगेन अगर इनकी कोalition बन जाती है तो फिर ये आपस में एक दूसरे को नाराज करेंगे कि नहीं ये बड़ी उस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप आ जाएं, जो सबसे मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग है इसके अंदर वो है 128। वो इंटरेस्टिंग नहीं है। ये अब मैं पहले मैंने आपको वैसे कहा था, ये नेशनल टेलीविजन पे मैं बात जो है डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जब हम जानना है कि अली क्यों इतना, मैं बताने लगा हूँ आपको जब 128 के ऊपर जब अली और मैं मिले इलेक्शन के वोट डालने के बाद, फाइनली जब हमारी मुलाकात हुई, हमने इकट्ठे बैठ के पहला रिजल्ट शायद हमने इकट्ठे देखा, तो मैं बार बार करूँ 128 सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी है, कहता है आपने इस हल्के के बारे में बात ही नहीं करनी। क्यों? ये तो बोरिंग है, ये तो सलमान अकरम राजा ले जाएगा इजी।
अगर इसमें अपसेट हुआ तो आपके मर्जी के रेस्टोरेंट में मैं आपको खाना खिलाऊंगा, वो अब खाना ड्यू है, बल्कि हम तीनों ही जाएंगे, ठीक है। नहीं so basically आप हाँ इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर दो मसले हैं जो मेरे नज़दीक हैं, उसके बाद मैं अपना तकरीर जो ख़त्म कर दूंगा। ओन चौधरी जी ने लाहौर में नवाज शरीफ से ज़्यादा वोट लिए एनए 130 में उनको गालिबन 90,000 पड़े, इसको 1.5 लाख वोट पड़े और 1,70,000 पड़ा है, और सलमान अकरम जाजा जो है उनको 1.5 लाख वोट पड़ा है। ये बात जो है अगेन मुतनाज़ा हो जाती है इस वजह से, क्योंकि हमें ग्राउंड पे आप भी फिर रहे थे, मैं भी हल्कों में फिरा हूँ लाहौर के, मतलब सारा दिन हमने अपनी रिपोर्टिंग भी की है, उसके अंदर तो कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही थी कि ओन चौधरी को वो, बल्कि मुझे याद आ गया एक निजी टीवी पे चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू एक शख्स ने इस हल्के का किया, उससे पहले वो किसी दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं जी आप ओन चौधरी को वोट डाल रहे हैं या समार, कहते हैं ओन चौधरी कौन है, ओन चौधरी कौन है, ओन चौधरी कौन है। फिर एक दुकान वाला कहता है इस पूरे हल्के में फिरे और किसी एक शख्स को मिले जो जो जानते हैं ओन चौधरी को, तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और वो बंदा वापस आता है कि मुझे कोई नहीं मिला तो ये इस वजह से मुतनाज़िर 130 आखिरी कर दूंगा। वो तो अपने फॉर्म 47 की वजह से 2 दिन से बहुत ही मुतनाज़िर इस वजह से कि ईसीपी, अगर मैं ईसीपी की वापस आता हूँ, ये फॉर्म अपलोड हुआ, आपने और मैंने इकट्ठे बैठ के देखा, और ये इतना ज़बरदस्त फॉर्म था कि इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब जी उन्होंने वोट लिए हुए थे, उसके अलावा जो खड़े हुए थे उन्होंने अपने आप को वोट नहीं डाला, वो वोटिंग बूथ में गए, उन्होंने कहा मैं मियाँ साहब को वोट डालूंगा, उनके घर वालों ने उनको वोट नहीं डाला। और ये तमाम हल्के जो लाहौर के हैं मेरे ख्याल में पीटीआई जो है खोलेगी, और इनके पास जो लोग इनकी पार्टी में वो वकील हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलें देखते हैं कोई रिजल्ट निकलेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि NA 130 में बेसिकली क्या इस वक्त चल रहा है और क्या अपडेट है। असद प्लीज। NA 30 में सीन ऑन था मेरे नज़दीक, ये 130 NA 130 में सीन ऑन था। ये नून लीग का गढ़ है, उनकी को 22 सीट है, और मियां नवाज शरीफ जो हैं यहाँ से 85 से लड़े हैं और कभी हारे नहीं, इस दफ़ा भी नहीं हारे। और मसला सिर्फ इसके अंदर ये है कि, और मैं वापस अब आना चाहूँगा ईसीपी के ऊपर, जिस वजह से मैंने शो के शुरू में कहा कि अगर तो किसी को कसूरवार ठहराना है, आपने तमाम इलेक्शंस के ऊपर तनकीद करनी है तो इलेक्शन कमीशन पे करें। मुझे बताइए कि सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट दिस इज द सेम हल्का जहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद वाज जी बिल्कुल उनके जी। तो अपेरेंटली ये तो फाइल नहीं हो गया ऑलरेडी, उन्होंने किया कंटेस्ट। ये तो सारे फाइल, मैं तो आपको इससे एक ही तरतीब में बताया जो फाइलिंग्स हुई। आपने कहा ना वो जीत गए हैं, तो मैंने कहा नहीं मियां नवाज शरीफ अभी तक तो जीते हुए हैं, अभी तो फाइल हुआ, अब तो वो खुलेंगे और क्या होगा। ईसीपी के ऊपर मैं इस तरह आना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन कराया। मैं मतलब बगैर किसी तंज के कह रहा हूँ कि इलेक्शन अच्छा था, ठीक था, सब कुछ था। मतलब मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, जब मैंने या आपने वोट डाला होगा तो हमें को मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा। लेकिन वही मसला जो हमेशा होता है कि जब वोटिंग ख़त्म हो रही थी या ख़त्म हो गई थी, तो जो लोग अंदर थे उनको वोट डालने की इजाज़त में बाहर तक काफ़ी लाइनें थी। इसका एक तो हम अगर बात कर लें जो मोबाइल नेटवर्क्स की हद तक थी, अब वो किए, और उसके बाद हमारे जो इस वक्त के वज़ीर दाखिला हैं केयर टेकर जो हैं, उन्होंने ये गौहर एजाज साहब जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले दिन ही कि दहशतगर्दी के जो हमारे कंसर्न्स थे उनकी वजह से हमने ये किया। लेकिन उसके ऊपर मेरा भी सवाल था, आपका भी था, हमने डिस्कस किया था कि वो 5 बजे तक ही हो सकते हैं, 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे। लेकिन आई थिंक उन्होंने फैसला किया कि तमाम जो अमला अंदर है, जब तक वो सारे बाहर नहीं आ जाते तमाम पोलिंग स्टेशन से, तब तक फोन जो है। उसके अलावा भी जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी बात वो ये कि आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट वर कमिंग आउट के आरओस के साथ हो क्या रहा था लेटर ऑन, वाज वेरी डिस्ट्रेसिंग। बिल्कुल, उस पे भी आते हैं। पहले 130 पे मेरी एक बात है, और वो ये है कि 130 में जितना मार्जिन से हराया है ना, वो आप रिकाउंट भी करवा लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मियां नवाज शरीफ ही जीते होंगे। लेकिन अगर के अलावा देखिए, बात ये है कि वो हल्का खुल रहा है, यानी कि पीएम एस्पिरेंट का हल्का खुल रहा है, और वो तो हल्का इसलिए भी खोलना पड़ेगा कि वो तो मियां साहब खुद कहेंगे कि यार यहाँ से तो विंडिकेशन हो, यहाँ से हरे बैठे हैं ना। हाँ, कि मतलब ये मैं मतलब अगर पीएम के लिए जा रहा हूँ तो मेरा हल्का ही डिस्प्यूटेड है जिसपे मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। यानी कि आज से 6 महीने बाद अगर वो सिर्फ एक हल्के का रिजल्ट आ जाए और पूरा पीएम ही कोलैप्स कर जाए, मतलब वैसे तो अभी पता ही नहीं है कि उन्होंने बनना भी है कि नहीं, लेकिन
पार्टी तो यही चाहती है ना कि उनका जो हेड है वो बने। तो आप ये देखें कि मियां साहब ने मनसेरा से भी चैलेंज ही किया है ना इसको। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि पीएम एस्पिरेंट का हल्का खुल रहा है, लोगों को डाउट है कि जी ये फेयर नहीं हुआ। सो That ये itself shows दैट कि इटसेल्फ मतलब लोगों शोज को कि कितना- यहाँ पे फिर वही बात है, मसाला अगर डालने वाले थे ना जो वो एक्स्ट्रा कर Extra. गए। हाथ खुला रखा है इस दफा। अच्छा, इस हल्के के अंदर एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि हल्का जो है वो अगर तो खुल भी जाता है और अगर ये सारी बात जाती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, हमने माजी में देखा है कि तमाम हल्कों में ये टाइम बड़ा लगेगा, इसमें चीज़ें जो है इतनी जल्दी नहीं होंगी, अगर अनलेस जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कि उनकी जो सियासी पार्टी है उसके अंदर इतने वकला हैं इस वक्त, बस सियासतदान कम है और वकील ज़्यादा हैं, और उन वकीलों का जो इस वक्त लीडर है जो खुद कहते हैं कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, वो सलमान अकरम राजा साहब है, जो कुछ छोटे वकील नहीं है, वो बहुत बड़े वकील हैं। अगर आप साउथ पंजाब की हद तक भी बात कर लें तो वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी ने 300 वोट से शिकस्त दी है तैमूर मलिक को, जो अपनी हैसियत में भी एक बड़े अच्छे वकील हैं और बड़े वकील हैं, और वो शाहमूद कुरैशी के साथ के भी वकील रहे हैं, उनकी जहांगीर तरीन साहब से भी और उनके साहबजादे से भी उनकी बड़ी अच्छी रेपो है, और वो 300 वोट से हारे हैं। आज वो बैठे हुए थे, मैंने वो वीडियो देखी जब वो गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, वो आज ही पहुंच गए, कल ये हुआ, आज वो वहाँ थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे साथ बैठे थे उनके, जिसमें उन्होंने सामने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज को कहा जी कि हल्का खोलें, आपको कोई इतराज़ है, तो मौके पे उनके बेटे ने कहा यूसुफ गिलानी कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, खोलें। सो अगर तो देखें ना, इस किस्म की चीज़ होना शुरू हो जाए, और इस किस्म की चीज़ होना पड़ेगी कि क्योंकि ये आप कितनी देर डिले कर देंगे। और अब मैं आ जाता हूँ, अगर तो जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर क्या लचक होती है और क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है, और सबसे अहम रोल जो है इस वक्त मेरे नज़दीक वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का है। देखें, ये हमने माजी में बातें सुनी है कि उनके ख़िलाफ़ जो एक बात चल रही थी, उनके हक़ में जो बातें नहीं हुई थी, फिर उन्होंने सपोर्ट ली और वो चीफ़ जस्टिस बने, जब कि इलेक्शंस जो हैं ये वाले वो किस चीफ जस्टिस के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे, और वो काजी फ़ाइज़ ईसा ही थे। अब वो वक्त है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ जो उनके डिसीजंस थे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक़ में नहीं थे, रिसेंट वन बीइंग जिसके अंदर उनसे बल्ला जो है वो ले लिया गया। अब ये वो टाइम है जब हम असल में जो पीटीआई के कैंप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो वो देखना चाह रहे हैं कि ये सारे मामलात, मैं आपको लिख के कहता हूँ कि इनमें से कोई केस भी जो है, कोई भी हल्का जो है वो सेटल नहीं हो पाएगा आपकी लोअर कोर्ट्स के ऊपर, गो अप टू सुप्रीम कोर्ट, और तब मामलात जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि वहाँ पे सारे फैसले आने। मैं यहाँ पे एक और प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, और मेरे कोई सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई अंदर की बात ये बेस्ट खबर होती है। और मैं जो एक तोते ने बताया था। नहीं, ये मेरी अपनी जो है, ये इसके पीछे जो इस्तदलाल है, जो मंतक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो ये है कि मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर एक क्रैकडाउन होने वाला है। अच्छा, अब वो कामयाब होगा नाकाम होगा ये मुझे नहीं पता, कि तो मुस्तकबिल की बात है ना, लेकिन क्रैकडाउन क्यों होगा, क्योंकि जो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट है ना, वो जो हुकूमत फॉर्म हो रही है वो उसके ख़िलाफ़ है, वो उसके ख़िलाफ़ बातें सुनना चाहता है। अब जाहिर है मीडिया जो होता है वो बहरहाल अपने व्यूअर की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख के चलता है। मतलब जाहिर है यहाँ पे कई तो चैनल्स अखबारात ऐसे भी हैं जो अपने किसी और कारोबार को जो है वो सेफगार्ड करने के लिए खुले में, पर जिनको ये ख्याल है कि हमने इसमें से कमाना भी है, उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल रखना है। लेकिन जब वो पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल रखेंगे तो रियासत ऐसा नहीं चाह रही। तो नंबर 1 ये चैनल्स की हद तक, नंबर 2 अखबारात की हद तक, नंबर 3 ये सबसे बड़ी चीज़ ये यूट्यूब को कैसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगेन ख्वाहिश ये है कि जो तो लीगल तरीका है, अगर कोई बंदा गलत बात कर रहा है उसके ऊपर केस होना चाहिए, वो सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन कोई भोंडे हथकंडे ना इस्तेमाल किए जाएं, ये हमारी दुआ होपफुली ऐसा ना हो सर। और इसमें एक और बात, आपने मीडिया की हद तक बात की, वो तो आप डेफिनेटली कह रहे हैं कि इस बार मीडिया का बड़ा रोल रहा है सिलेक्शन में, और सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर रोल रहा है, और यूथ का बहुत रोल रहा है। और उससे मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो तमाम इलेक्शन, जो हमारी तमाम गुफ्तगू है, जो कि हमने कई पहलू डिस्कस किए जो कि ज़्यादातर मनफी थे, और उसमें से लेकिन मैं आपकी इजाज़त से एक मुस्बत बात करना चाहता हूँ। वो ये कि इस इलेक्शन में पहली दफ़ा मेरे नज़दीक, मैंने मतलब ये मेरा दूसरा इलेक्शन जो मैंने प्रॉपरली कवर किया, और मैंने पहला जिसमें खुद वोट दिया था, तब तो मैं कवर नहीं किए थे, उनमें मैंने ये चीज़ देखी कि
इलेक्टेबल्स की जो बात है ना, इन इलेक्शंस में वो थ्योरी ख़त्म हो गई है। आप जो है ना कि सियासी जमात के अंदर जितने इलेक्टेबल्स होंगे उतने वोट होंगे, वो बात आप इंडिपेंडेंट कह लें, उनको तरीके इंसाफ कह लें, मैं दोनों नहीं दूंगा, मैं कहूँगा उनको जो वोटर्स हैं उनकी जो विल थी वो बड़ी अच्छी तरह रिप्रेजेंट हुई। आप चंद हल्के जो 170, 71 और कुछ इस किस्म के जो हल्के हैं उनमें देख लें, जो लोग इंडिपेंडेंट तौर पे जो पीटीआई की हिमायत थी उनके पास, वो कैंडिडेट्स आप देख लें, वो उनके वर्कर्स हैं, वो उनके यूसी लेवल के कैंडिडेट्स हैं, वो इस किस्म के लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के नहीं हैं, नस्लों के, वो बड़े बड़े जागीरदार नहीं हैं, वो बड़े बड़े ज़मींदार नहीं हैं, वो बड़े बड़े सियासतदान नहीं हैं, ना उनके बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इन इलेक्शंस के अंदर, गिवन कि इनके पास ना अपनी जो कैंपेन है करने के पैसे थे, ना उन्होंने कैंपेन की। हमने तो देख ली थी पीटीआई क्या कैंपेन थी, उसके बावजूद जो लोग जीते हैं वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। सो ये जो बात है ना कि जी इलेक्टेबल रखें और उससे आप जीतेंगे, ये इस वक्त चेंज हो चुकी है। नंबर 2, अगर तो तरीके इंसाफ, और मैं इशारा कर रहा हूँ बानी पीटीआई की तरफ, इस चीज़ से एक लेसन ले सकते हैं, वो ये है कि जो उन्होंने 2018 में गलतियाँ की थी इन द फॉर्म ऑफ उस्मान बुज़दार, इन द फॉर्म ऑफ CM KPK, वो उनको अब नहीं करनी चाहिए। उनको अगर असेंबली वो बनाते हैं, फ़र्ज़ करें वो बनाने का फ़ैसला करते हैं, उनको इन्हीं तमाम लोगों को साथ लेके जाना चाहिए। उनको इसी किस्म के लोगों के अननोन जो हैं, जो कि मतलब कानून साजी करना चाहते हैं, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहते हैं, उनके साथ होना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में इस पूरे इलेक्शन के अंदर मैं मुस्बत बात ये करना चाहता हूँ, ये एक बाकायदा सिल्वर लाइनिंग है कि कोई भी पक्की सीट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो उसको हिला के रख दिया इस इलेक्शन से, और इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक और पॉजिटिव बात मैंने नोट की थी कि कुछ एक्चुअली में अपनी डिफीट एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज करे थे, कांग्रेचुलेट करे थे। ख्वाजा साद रफीक, बिल्कुल कमाल, कमेंडेबल, वेरी, हाँ, वो बहुत अच्छी बात समर है। बलोर, आपने जो बात की मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ एक चीज़ उसमें ये कि बुज़दार साहब भी अननोन ही थे। नहीं सर, बट वो देन ही वाज नोन। वो नहीं, वो अपनी पहली प्लेन राइड पे ना वो नोन हो गए थे। वसीम प्लस नहीं, लेकिन सर ये और आपने जो बात की वो बड़ा बेहतरीन पॉइंट है कि मैं उनका जिक्र करूंगा, ख्वाजा साद रफीक साहब का, जिन्होंने ज़बरदस्त तरह से किया। और उन्होंने भी देखें, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, एक हद तक जावेद हाशमी साहब जिनको ट्राई भी कर रहे थे, मिफ्ता इस्माइल अगर बात की जाए, ये सारे वो लोग हैं जो नून लीग से, मोहम्मद ज़ुबैर उमर, वो ये सब लोग हैं जो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं इस टाइम, और वो पार्टी का उस तरह से हिस्सा नहीं है। ख्वाजा साद रफीक नहीं थे उस स्पीच के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब ने दी थी। और इससे ये बड़ी अच्छी बात है कि एक सियासी रवायत है जो कि खैर आयरनी ये है कि पीटीआई ने आके ख़त्म की एक हद तक, लेकिन अब वो फिर से कायम हो रही। कितनी अच्छी समर बलोर जो ANP की हैं, उन्होंने तो घर जाके मुबारकबाद दी अपने बेटे के साथ। देखें, साद रफीक के केस में तो आई एम अज्यूमिंग ये ऑफर भी हुई होगी कि मिठा पा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो सर, वो असल में वो मेरा हल्का था ना, साद रफीक और लतीफ़ खोसा वाला, लेकिन उसमें मैं कोई और बात नहीं करना चाहता, मैं कोई बात ही नहीं करना, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। आपने लतीफ़ खोसा साहब की वीडियो देखी डांस करते? जी बिल्कुल देखिए, बस वो अब अंडू नहीं हो सकता, वो नक्श यहाँ पे छप चुका है। एक विनर की निशानी है, खत्म होगी बात, मेरा कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट। चलिए, लेकिन ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये भी एक पॉजिटिव है। सिल्वर लाइनिंग डेफिनेटली निकली कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। होपफुली वी आर डेफिनेटली अ स्टेप क्लोजर टू मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर आवरसेल्व्स। अच्छा, इसमें एक है कि वैसे जो फाफन की रिपोर्ट आई है, एक तो ये कि उसमें जो बहुत परेशान कुन बात है कि 28% प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 देने से कासिर है। 28% बहुत बड़ा नंबर होता है। नंबर 2 ये कि टोटल जो टर्नआउट था वो 48% था। ठीक है, अच्छा, उसमें अब जाहिर है एक तो ये मसला है ना कि जितने वोट्स रिजेक्ट हुए हैं वो इतने ज़्यादा, वो तकरीबन 1.6 मिलियन है। 16 लाख। हाँ, तो 1.6 मिलियन तो इतना बड़ा नंबर है कि उसमें कई हल्कों के फैसले आगे पीछे हो जाएंगे। सो लेकिन इस पे मैं नहीं जा रहा। टर्नआउट का ये भी तो इशू था ना कि जस्ट आप टर्नआउट की बात कर रहे थे कि कम था। एक्चुअली विद ऑन द डे पीपल वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उनका किधर है, कौन सा हल्का है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो रही थी, पहले कोई और मैसेज आ रहा था, बाद में कोई और मैसेज आ रहा था। 100% तो ये मसला तो, भी था। हाँ। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी थी, और वो ये थी कि यहाँ हो सकती है, और ये घबराने की बात है कि क्या हमारे लोग अब ट्रस्ट नहीं करते इलेक्टोरल प्रोसेस पे, और क्या अब जो ये रिजल्ट आए हैं इसके बाद जो अगले इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे, क्या टर्नआउट बढ़ेगा या मजीद कम हो जाएगा? ये सारी परेशान सर, वैसे तो 48% भी कंसर्निंग थी कि एक ही फैमिली के अंदर सारे मेंबर्स के कभी मोस्ट लाइक अगर
15 members हैं let's say, तो उन तीनों की different हलके थे, कुछ जगहों पे which ऐसे was भी हुआ। very अच्छा surprising. मतलब that is also मुझे बड़े लोगों ने ये discouraging. कहा, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। मेरे तो तमाम खानदान का तो एक ही जगह पे था। 48% टर्नआउट जो है, वैसे देखें ना, मुतवक्के था कि इससे भी कम होगा। जो हमें रिपोर्ट्स पहले मिली थी कि टर्नआउट बहुत कम होगा। 48% इज़न्ट ग्रेट, इट्स नॉट बैड। जो आपने जिक्र किया 29% पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 49 डिस्प्ले नहीं हुई, FFN की रिपोर्ट है। और 16 लाख तो मेरे ख्याल में इतना फ़र्क ही नहीं होगा। 16 लाख बहुत ज़्यादा मुस्तरद वोट है, इतना फ़र्क ही नहीं होगा। अगर आप एड अप करना शुरू करें तमाम जो डिफरेंसेस हैं, शायद इतना पूरा हो जाए, लेकिन इतना मुस्तरद वोट कैसे हो सकता है? एक इससे मैं ड्रॉ करना चाहूँगा एक बात कि मेरे ख्याल में हमें मीडिया, इतना मीडिया नहीं, सियासतदान, दीगर हलके और अवाम ख़ुद, जो आपकी एलीट अवाम है, उनको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रूरल की आपने और मैंने बात बड़ी दफ़ा की, आपके साथ भी की है, कि वहाँ पे सर्विस डिलीवरी का एक सीन होता है। मुझे नहीं नज़र आई सर्विस डिलीवरी इस दफ़ा रूरल के अंदर। रूरल के अंदर बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है उस पार्टी को जिनका लग रहा था कि यार ये नहीं कर पाएंगे रूरल में, क्योंकि जो इनका जो वहाँ का वोटर है, डेयर आई सेड, उनको समझा जाता है कि वो मतलब स्टूपिड है, मतलब सॉरी टू यूज़ द वर्ड, कि मतलब वो बेवकूफ़ वोटर है। बेवकूफ़ नहीं, वो बाशऊर वोटर है। अर्बन वाला तो शायद इतना ना हो जितने वो ज़्यादा बाशऊर वोटर हैं, जिस तरह उन्होंने गए हैं विदाउट नोइंग। मतलब ये तो हम कह सकते हैं नंबर्स की बेसिस पे, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जी आपको पता ही नहीं आपने इंतखाबी निशान कौन सा है आपका और किसको वोट डालना है, लेकिन बहरहाल वोट किसी तरह पड़ा है ना, बिल्कुल। तो उनको पता चला, उनको पता था। और मैं कहता हूँ चलें वो पता भी हो, बहुत सारे इस इलेक्शन में पता चला कि बहुत लोग जो थे वो अपने वोटिंग डिसीजन कर बैठे थे और उन्होंने जाके वोट डाला उसको। इसलिए मेरे ख्याल में तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग अस, हमारे समेत, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि इस मुल्क का जो वोट बैंक है, वो वोटर जो है वो बाशऊर वोटर है और वो वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज़ ये कि हमेशा से, मतलब कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलेक्शन रहा है जिसमें कभी उंगली नहीं उठी? ठीक है, हमेशा से होता रहा। अच्छा, गरीबों का वोट वो वोट है जिसको हमेशा से ज़्यादा, जिसकी बेकदरी की गई है। अच्छा, वो जाहिर है वो जो गरीब आदमी होता है उसके पास तो बहुत ज़्यादा ज़राए रिसोर्सेज नहीं होते, वो तो जब अपना मन चाहे वो माइग्रेट नहीं हो सकता। लेकिन इस दफ़ा आपने उन लोगों को भी डिसइल्यूजन कर दिया है जो कि बड़े बड़े सरकारी अफसरों के बच्चे हैं, ठीक है, जो कि अर्बन सेंटर्स में रहने वाले अमीर लोग हैं, जो कि एट देयर विल दे कैन मूव आउट। तो ये अगेन ये रियासत को सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है कि हमने क्या ऐसे करते रहना है या हमने एक ट्रस्ट पैदा करना है अपने इलेक्टोरल सिस्टम पे। डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी क्या है। बिल्कुल। सो इसके अलावा अब बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड फॉर अस एट लीस्ट, द जर्नलिस्ट, द एंकर्स। सर कंटेंट ही कंटेंट और आप ये देखें ना कि एक एक दिन में कितने कितने हलकों के पेशियां ट्राइब्यूनल्स में चल रही होंगी, उधर से रिपोर्ट्स आ रही होंगी, फिर यहाँ पे और कौन सी पार्टी किस पार्टी से मिल रही है, किसने किससे क्या मांग लिया है। अब वही वाली बात जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था कि आइडियली तो होना ये चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी मिलती है तो बगैर किसी कंडीशन के मिले, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है। जो लोग इलेक्शन लड़े हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ के आए हैं, उनके खर्चे हुए हुए हैं, उनके कुछ वादे हैं अपने वोटर्स के साथ, वो कोई फंड आएगा तो आगे ट्रांसफर होगा। आप ये देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी रेलेवेंट है, सिंध स्वीप कर गए हैं, KP लदा हो गया, पंजाब के अंदर उनकी 10 सीटें जो हैं वो रेलेवेंट हैं अभी। जाहिर है इसके अंदर जो रिजर्व सीटों वाला एलिमेंट और बाकी सारा ऐड होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बट पीपल्स पार्टी डिसरप्टिव फोर्स पंजाब में, इससे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि CM पंजाब किसको हम देख रहे हैं? देखिए हमें हमारा डायरेक्ट, देखिए पिछले कुछ महीनों से CM पंजाब ने इस शो पे काफ़ी दफ़ा हमारा मतलब टाइम लिया, हमने बहुत बात की है मोहसिन नकवी साहब के बारे में। इसलिए अगले जो CM पंजाब आ रहे हैं हमें पता होना चाहिए सर, हमने तैयारी करनी है। बिल्कुल। एक तो आपकी रिजर्व सीटों वाली मैं बात बताऊं कि ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं ना, इनको रिजर्व सीटें जितनी मिलनी चाहिए उससे भी ज़्यादा मिलती हैं। उसकी वजह ये है कि जो बिल्कुल ही एक एक दो दो तीन तीन सीटें जीती हुई पार्टियां होती हैं, उनको एक भी नहीं मिलती, तो वो उनकी भी इधर एडजस्ट होती है। नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़, ये CM वाला जो मुद्दा है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार है। उसकी वजह ये है कि हमें पता है PMLN की तरफ से, ज़ाहिर हम नाम नहीं लेंगे अभी क्योंकि ही से शी से टाइप हो जाएगा माहौल, लेकिन इशारों कनाइयों में PMLN जिसको चाहती है
उसको मुक्तदरा कुव्वतें बिल्कुल नहीं चाहती। सो वो एक डेडलॉक और है। मैं एक और चीज़ इसमें अपना अगर मैं थोड़ा सा तबसरा डालूं सीएम पंजाब के अंदर के, मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उनको क्रिटिक किया जाएगा, क्योंकि माजी में उसकी वजह मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं किया जाएगा। कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की विनिंग स्पीच थी उसमें वो थे ही नहीं, उसमें वो थे ही नहीं, और वो जीते हुए हैं। बाकी तो चले अता तारड़ साहब का मुतनाज़ा है, जिन्हें उनका इंट्रो किया, मियां नवाज शरीफ साहब का एक हद तक खुद मुतनाज़ा है, साद रफीक साहब नहीं थे वहाँ पे, राना सनाउल्लाह साहब नहीं थे वहाँ पे, खुरम दस्तगीर नहीं थे वहाँ पे, लेकिन हमजा शहबाज साहब तो जीते हुए अपनी सीट और वो फिर भी वहाँ नहीं थे, तो फिर उनके तो मेरे ख्याल में आउट हो गया सीएम पंजाब से। सर एक तो चीज़ ये चेक करने वाली है कि सीएम पंजाब, मेरा तो ख्याल है कभी वो कंटेंडर ही नहीं थे। हमजा शहबाज को पीपी का टिकट मिला भी था कि नहीं, वो पीपी पे इलेक्शन लड़े भी हैं कि नहीं? ये आपकी बात ठीक है। हाँ सर मैं इतना इंगल्फ हो चुका हूँ ना इस सारी चीज में कि मैं भूल जाता हूँ। आप ना असल में आफाकी नौयत के मसले लेकर नेशनल असेंबली से नीचे नहीं आ रहे। मैंने देखा नीचे नहीं आ रहा मैं। सर नेशनल असेंबली बनेगी तो मैं सूबाई लेवल पे नीचे आऊंगा। मैं अभी वहीं खेल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल अगेन नाम हम नहीं लेते, लेकिन ये है कि जो पीएमएलएन जिसको चाहती है, हाँ वो जीती हुई है अपनी। उसको और कोई उनका तो मुझे पता है सूबाई सीट से जीती नहीं है। लेकिन सर इसमें एक और भी मसला है ना कि आया अब अगर तो अक्सरियत से पीएमएलएन जो है वो पंजाब की हुकूमत बनाती है और पीपल्स पार्टी की नहीं ज़रूरत होती, फिर तो पक्की बात है तकरीबन। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पंजाब में भी पड़ गई तो फिर तो देखें ना 10 सीटों के ऊपर बदमाशी कर सकती है पीपल्स पार्टी के। जी हम सीएम को बताते हैं कौन बनाओ। जी जी बिल्कुल नहीं, असल में वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे और उनकी ज़रूरत होगी। और दूसरा आप ये देखें ना कि ये जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, इसमें भी मतलब पीपल्स पार्टी तो डिक्टेट अब करती है। अब वो दोबारा से जो है ना उसकी पेनिट्रेशन शुरू हो गई है पंजाब में। वो और बात है कि ये सब वापस हो जाएगी अगर ये पीएमएलएन की बी टीम। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि बिलावल हैज रिफ्यूज्ड टू सिट डाउन विद शहबाज शरीफ बिफोर द इलेक्शन। नहीं, उन्होंने कहा स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले तो उन्होंने दिखाया ये कि मैं तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा लीनेंगे और नून लीग के साथ नहीं करूँगा। वो तो देखिए ना उसको हम सियासी और इलेक्शन कैंपेनिंग की हद तक के बयानात के ऊपर हम उस माध्यम में उसको रख सकते हैं। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी भी ये ज़रूर कहा था, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था कहीं पे कि वो कहते थे कि इंडिपेंडेंट जो हैं जब तक उन 10-12 लोगों का फैसला नहीं होगा तब तक हम नून लीग के साथ। उन्होंने इनकार नहीं किया। इंडिपेंडेंट्स जो है वो पीपीपी के साथ। दूसरा आखिर में ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है। आपको याद है हमने इसी शो पे मुद्दा उठाया जब किसी एक शायद अमरीकी सहाफ़ी ने कहा जी कि मुझे पाकिस्तान में इलेक्शन कवर नहीं करने दिया जा रहा। हमने भी बहुत शोर मचाया और भी लोगों ने मचाया होगा। फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर आए टीवी पे, उन्होंने कहा जी तमाम इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त है। बहुत कमेंडेबल बात थी। यहाँ तक कि उसके बाद इंडियन सहाफ़ियों को भी इजाज़त मिल गई। बहुत अच्छी बात है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद आपने नेटवर्क बंद कर दिया मोबाइल। अच्छा अब वो हो ये रहा है कि चाहे ये ट्रांसपेरेंट हों, मतलब चाहे फेयर हों, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई। अब आप CNN देखें, BBC देखें, स्काई न्यूज़ देखें, किसी एक जगह पे पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं चली पाकिस्तान की। तो फिर फायदा कि फिर ना आंदन। सर मैं अब ना ये इसके बारे में और बात नहीं सुनूंगा। ये मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की जो बंदिश है ना, क्योंकि गोरजा साहब ने आके बता दिया है, अब बात ख़त्म हो गई। अब मेरे नज़दीक जो है ये बात जो है ना ये करना, ये हल्का नहीं खोल सकता। ये हल्का बंद हो गया, यहाँ पे डिसीजन मिल चुका है हमें। ठीक है, लेकिन आइंदा के लिए आइंदा इनको सोचना चाहिए। हमने तो वही बात है, इससे ज़्यादा हमने चीज़ें देखी हैं। हमने क्रिकेट मैचों के लिए मोबाइल बंद होते देखे हैं, हमने क्रिकेट मैचों के लिए अच्छा होते तो यहाँ पे भी बंद है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हल्के की हद तक होते थे। चलें जो हो गया सो हो गया, बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें होनी है उनको देखेंगे। चले होपफुली कुछ बेहतर नजर आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा शो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।